हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के चौथे लेक्चर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज के सेक्शन में हम चौथे लेक्चर को देखेंगे। यह जो सेशन चलाया जा रहा है 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिहाज से चलाया जा रहा है। ये बोर्ड एग्ज़ाम चाहे आप यूपी बोर्ड से दे रहे हो या बिहार बोर्ड से, दोनों के लिए उपयोगी है। तो हमने इसकी शुरुआत पहले रसायन शास्त्र से किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह जो सेशन है ना, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है और प्रॉपर पीडीएफ नोट्स और पैनल पीडीएफ देकर पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे तैसे पढ़ाया जा रहा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा आज चौथा लेक्चर होगा। अब जानते हैं कि पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आइए देखते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। 3 लेक्चर में हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद बहुत सारा रासायनिक समीकरण क्या होता है, नियम क्या है, बैलेंसिंग का नियम क्या, ये सारे चीज़ हमने पढ़ लिया है। ये सारा का सारा चीज़ हमने पढ़ा। उसके दोष क्या है, रासायनिक समीकरण का दोष क्या है, उसका क्या उपयोगी है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये सारे चीज़ को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। हमारा लास्ट क्लास था यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का। तो इसमें हम थोड़ा और ओवरव्यू दे देते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहचानने का एक और रूल है। हमने तो बताया था जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। लेकिन ऊष्माक्षेपी पहचानने का एक रूल ये भी है कि ऊष्माक्षेपी के अंतर ऊष्मा जो होगा ना, वो दाहिने साइड होगा। कहाँ होगा? दाहिने साइड होगा। जबकि ऊष्माशोषी में जो ऊष्मा होगा वो बाएं साइड होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पहचानने का नॉर्मल सा तरीका है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब। अब आज के सेशन में क्या जानेंगे? आज के सेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जानेंगे कि एकल रिएक्शन क्या होता है, संयोजन रिएक्शन क्या है, द्विविस्थापन, विस्थापन, ये सारे चीज़ों को हम जानेंगे आज के क्लास में। और यहाँ से लगभग आज आपको 10 रिएक्शन हम बताएंगे। 10 रिएक्शन में 1 या 2 रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है एट एनी कॉस्ट। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ देखने ही से लग रहा है, अगर कोई दिमाग थोड़ा भी लगाए तो मतलब संयोजन या संश्लेषण। संयोजन माने क्या होता है? जुटना, 2 वस्तुओं का जुटना, दैट इज कॉल्ड संयोजन। तो वही बात है, अगर कोई दिमाग लगाए तो वस्तु नहीं बोल के यहाँ यौगिक बोल दे, पदार्थ बोल दे, अणु बोल दे, परमाणु बोल दे, इस ढंग से इसको करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, और जो निर्माण हुआ यौगिक है वह अपने मूल यौगिक से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करते। क्रिया पर फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रतिफल बनता है, उसका गुण क्रिया किए गए गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अलग था, कार्बन अलग था, लेकिन बन का प्रोडक्ट आया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, जब Fe को आयरन को सल्फर के साथ आयरन सल्फाइड बना दिया, वही जब वाटर को, जैसे H2 को O2 से रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर बनता है। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन बन क्या आया? क्या है? वाटर बन के आया। वाटर बन के आया मतलब अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बिल्कुल भिन्न हो गया, तो उसी को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे, 10 में कहीं ना कहीं 2 आपका एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, चलिए आगे का रिएक्शन क्या है। आगे का रिएक्शन क्या है?
ये तो हम जान चुके हैं रासायनिक समीकरण क्या है। अब देखते हैं वियोजन। वियोजन माने, देखिए वियोजन माने क्या, वियोजन मतलब हटना, एक दूसरे से अलग। संयोजन माने जुटना, वियोजन माने हटना, अपघटन होना, टूटना, इसी को वियोजन। अपघटन के बारे में आप लोग जानते हो कि अपघटन होता है टूटना, किसी वस्तु का टूटना। तो यहाँ वस्तु नहीं बोल के यौगिक बोलेगा, अणु बोलेगा, परमाणु बोलेगा, जो भी बोलना व्हाट्सएवर, ठीक है। ये देखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक, क्या हुआ, एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का में परिवर्तित हो जाता है, यानी दो या दो से अलग, और जिसका मूल, देखिए यहाँ जस्ट उल्टा, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। हम लोग संयोजन अभिक्रिया में भी देखें कि जब वो बनता है तो उसका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल जो है वो अभिकारक से एकदम भिन्न है, मतलब रिएक्टेंट से, नॉट अभिकारक, रिएक्टेंट से बिल्कुल भिन्न है प्रोडक्ट। यहाँ भी वही है, टूटेगा, टूटेगा जरूर, बड़ा चीज़ छोटा चीज़ में टूटेगा, लेकिन उसका जो छोटा चीज़ में टूटेगा उसका गुण बड़े गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। जस्ट लाइक संयोजन का ये उल्टा हो गया। देखिए बताते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े से यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। देखिए CaCO3 को अगर तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन इसका गुण इससे बिल्कुल, ये दूसरा चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या टूट के बना, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या हुआ, भिन्न हो गया उसके मूल गुण से। तो इसी बात को यहाँ बताया गया। अगर आगे देखते हैं KCl को, FeSO4, देखिए पोटेशियम क्लोराइड को बोलते हैं, तो KCl बना, 3O2 बना। तो ये क्या हुआ, मतलब कहने का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट, यानी इससे, रिएक्टेंट से बिल्कुल भिन्न है। रिएक्टेंट कहने का मतलब ये, इससे बिल्कुल इसका प्रोडक्ट भिन्न हो जाता है। यही बात संयोजन में भी है। संयोजन में दो छोटा चीज़ जुड़कर एक बड़ा चीज़ बनता है, लेकिन वियोजन में एक बड़ा चीज़ टूटकर दो छोटा छोटा चीज़ में बनता है। बस दैट्स ऑल, यही दो कंडीशन है और कुछ नहीं इसमें जानना है। आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है वैद्युत अपघटन। देखिए यहाँ नाम से ही पता चलता है वैद्युत अपघटन। वैद्युत माने क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, स्वाभाविक सी बात है, वैद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। अगर कोई नहीं जान रहा है परिभाषा, किसी को नहीं याद है, तो आप इसके हेडिंग लाइन को भी देखकर डिसाइड कर सकते। वैद्युत अपघटन, वैद्युत, इसमें क्या, विद्युत धारा के थ्रू किसी चीज़ का अपघटन होना, दैट इज कॉल्ड वैद्युत अपघटन। अगर मोटा मोटी जाना जाए, किसी को कुछ नहीं आता, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ गए तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देख, प्रॉपर वे में लिखने के लिए क्या करेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह से संपन्न होती है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जैसे NaCl को देखेंगे, जब NaCl से विद्युत धारा प्रवाहित कर तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। KCl से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो K प्लस और Cl माइनस होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, सर ये प्लस माइनस क्या होता है। तो जब हम आपको संयोजकता पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में, जब भी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डील करेंगे कि ये प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है। ये कभी कभी देखेगा Na2 प्लस भी होता है, Cl +1 +2 +3 भी होता है। तो ये क्यों होता है, कहाँ से आता है, ये सब चीज़, इस सारे चीज़ों को हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। तो देखिए एक और बात बता दें, जो प्लस होगा ना, प्लस कभी भी कैथोड पर टूटेगा। किस चीज़ पर टूटेगा, कैथोड पर टूटेगा। माइनस जो होगा हमेशा एनोड पर टूटेगा। कहाँ टूटेगा, एनोड पर टूटेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ देता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज क्या होगा कि कैथोड किस पर टूटता है, कैथोड किस पर टूटता है, धनायन पर टूटता है या ऋण आयन पर। तो कैथोड हमेशा धनायन पर टूटता है, जबकि एनोड हमेशा ऋण आयन पर टूटता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते एकल विस्थापन, ये चौथा है। एकल विस्थापन क्या होता है भाई, तो एकल विस्थापन नाम से ही पता चलता है दूसरे परमाणु से विस्थापन। विस्थापन कहने का मतलब कि हम बरुआर छी तो तोरा बैठा देबो, बात खत्म, एक लाइन। अगर हम बरुआर छी तो हम तोरा बैठा देबो, तू बरुआर हो तो हमरा बैठा दे,
एक लाइन में सीधा सीधी इसका बात है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को द्वारा किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापित कर दिया क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि हम तोरा से बरुआर छू ना, तो भाई हम तोरा पर हमेशा दबा के रखू, तोरा हम दबा के रखू, तोरा में से हम अपन वस्तु तोहर वस्तु हम छीन लेबू, हमर वस्तु तू ना छीन सके, क्या कि हम बरुआर है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नोट पॉइंट क्या होगा जो हमेशा एग्जाम के दृष्टि से कौन पूछा जाता है कि कम क्रियाशील जो धातु होगा अधिक क्रियाशील से हमेशा विस्थापित होगा। कहने का मतलब अगर हम बरुआर है तो हम अपना से कमजोर का के हमेशा दबा के रखेंगे, यही एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू से जानना चाहें तो जान सकते हैं। जब FeSO4 को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो Fe जो है मजबूत है, तो कॉपर सल्फेट को इस SO4 को लेकर भाग जाता है, इसको विस्थापित कर दे, इसको अकेला छोड़ देता है। क्या बच गया? कॉपर बच गया, कॉपर बच गया। वही अगर Cu कॉपर को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराएंगे तो CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा प्लस Ag। तो Ag क्या हुआ? Ag यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, किससे पड़ रहा है कमजोर? तो कॉपर से पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ पर 2 कैसे आए? तो 2 कैसे आए? तो जब हम बताए कि जब संयोजकता पढ़ाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सारा चीज़ जब बताएंगे आगे चैप्टर में तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये इसका एक चैप्टर प्रॉपर है। तो वहाँ पर अच्छे से लुईस इलेक्ट्रॉन, लेविस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारे चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे आगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये देखते आगे क्या कि हाँ ये देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको लिख लीजिए। एक मिनट, इसको लिख लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन 1000% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे जैसे आएगा ही आएगा। ये सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी या हाँ इसको पीरियोडिक और कुछ बोलते हैं, इंग्लिश का ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हिंदी में सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू जानिए। जैसे दे देगा पोटेशियम K दे देगा, कैल्शियम Ca दे देगा, मैग्नीशियम सोडियम Mg दे देगा। इसको बोलेगा क्रियाशीलता श्रेणी के बढ़ते क्रम में सजाए, घटते क्रम में सजाए। तो बढ़ते क्रम में छोटा पहले, तो छोटा पहले आएगा, फिर Na आएगा, फिर C आएगा, फिर K आएगा। अब बढ़ते क्रम में कहेगा तो बढ़ते क्रम पहले बड़का आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह से आपका क्रियाशीलता श्रेणी से एक क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा ये आपको बता दिए कि 2-4 इसमें से, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, जो भी है, AgU, सोना, चांदी, पारा, जो भी है, ये से आपको इसमें से मान ले 14 है, टोटल 14 है। तो इसमें से आपको क्या करेगा 5 दे देगा और बोलेगा सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाए, सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसे घटते हुए क्रम में सजाए। ये ऐसा एक टॉपिक है ना जो आपको कहीं भी पूछता है, इंटर में पूछ देता है, इंटर पूछता है, कंपटीशन लेवल में भी पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है एट एनी कॉस्ट, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। देखिए ऊपर से जो आ रहा है ना, सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील है, फिर घटते घटते आया, फिर घटते सबसे कम। ऐसे आपके एग्जाम में पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो उसको AU बोलेंगे। डैट मीन सोना सबसे कम क्रियाशील धातु। सोना का छोड़कर दूसरा सबसे क्या, तो चांदी। अब बोलेगा सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है, नहीं हो तो बार बार लिख लीजिए, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन कहने का मतलब इहो विस्थापने के बात कहले है। विस्थापन माने कथी?
बरुअरका आदमी कमजोरका के दबा देते, बात खत्म। तो वही चीज़ है द्विविस्थापन, दो गो मिल के। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ देगा, कहीं पूछेगा तो नहीं, अगर पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से ही जाना जाता है। इसके अंतर्गत दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो कैसे, तो माने X प्लस है, Y माइनस है, प्लस AB प्लस है, B माइनस है, तो क्या करेगा, आयनों का करता है। तो प्लस के साथ जाएगा, X प्लस माइनस के साथ जाएगा, और Y जो जाएगा A के साथ जाएगा। क्यों जाएगा भाई, तो हम लोग जानते हैं कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम जानते हैं। प्लस प्लस कभी एक साथ नहीं आएगा, माइनस माइनस एक साथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस फिजिक्स का एक रूल है कि दो चार्ज, जो दो सेम चार्ज कभी भी एक साथ नहीं आएगा, दो पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक साथ नहीं आएगा। जब भी आएगा वो दोनों एक दूसरे से अलग हो, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, इस ढंग से एक दूसरे। तो एक्स प्लस में है तो ये किसको लेकर भागा, माइनस को लेकर भागा, ऑब्वियस सी बात है। वाई माइनस में तो किसको लेकर भागा, ए को लेकर भागा, तो वही चीज़ है। तो इसको अगर देखना चाहें तो देखिए, जब NaCl को AgNO3, अब इस आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा, सर कैसे माने कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, कैसे मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, ठीक है, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर होगा कि एक मोटा मोटी बात बताते हैं, सोडियम 11 होता है, ठीक है, सोडियम 11 होता है। तो इसको फुलफिल करने के लिए 2 8 1 बचे, तो ये तो फुलफिल हो गया, 2 8 से फुलफिल हो गया। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो भी रहेगा, जैसे क्लोरीन मान लेते हैं, क्लोरीन 17 होता है, तो 2 8 7, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कहने का मतलब अष्टक पूरा करने के लिए एक जरूरी है। तो ये क्या कर, सोडियम दे रहा है, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज करने में आप बरुआर होंगे, आप किसी से कर्जा नहीं ले रहे, आप किसी को दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव। और जिसको दे रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो माइनस होगा। तो इसीलिए Na प्लस लिखा जाता है, प्लस Cl माइनस लिखा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, लुईस इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये चीज़। क्या कि 3 बार 4 बार आ गया और नहीं बताना अच्छी बात नहीं, तो ये अच्छा से आपको क्लियर हो गया। मोटा मोटी कहने का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस साइन के साथ आएगा। तो AgCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na प्लस NO3 बन के आएगा, प्लस AgCl इसके साथ बना सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो इसी तरीके से ऐसे बताया जा चुका है, जो हम अच्छे से आपको डील किए। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भाई, तो नेक्स्ट रिएक्शन अपक्षेप रिएक्शन। अपक्षेप रिएक्शन के बारे में हम आपको पहले ही बताए थे। अपक्षेप रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो भारी होता है, वो जो आपके किसी प्रखनली के रिएक्शन कराते हैं, किसी प्रखनली के मतलब पेंदी में बैठ जाता है क्योंकि वो सॉलिड होता है तो नीचे बैठ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर अपक्षेप का मतलब ही होता है ठोस पदार्थ। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपक्षेप की उत्पत्ति होती है। अपक्षेप की उत्पत्ति होती है कहने का मतलब क्या हुआ कि वो आपके प्रखनली के पेंदी में बैठ गया, तो उसी को अपक्षेप अभिक्रिया कहते हैं या अपक्षेप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब AgNO सिल्वर नाइट्रेट को जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया किया जाए तो ये Ag है ना, सिल्वर जो है ना क्लोरीन को लेकर बैठ जाएगा इसके पेंदी में, HNO3 नाइट्रिक एसिड जो भी है वो निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको अपक्षेप अभिक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें एक ही बात जानना था कि अपक्षेप होता क्या। तो अपक्षेप माने सॉलिड पदार्थ जो रिएक्शन के बाद पेंदी में बैठ जाता है उसी को अपक्षेप कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है भाई, तो आगे है आपको उदासीन। उदासीन कहने का मतलब ही होता है, आप लोग बचपन से जानते होंगे कि उदासीन कहने का मतलब ही होता है कि न्यूट्रल, कुछ नहीं, जिसका ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, कुछ भी नहीं।
तो देखिए उदासीन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब अम्ल कहने का मतलब क्या हुआ भाई, तो अम्ल HCl हो गया, और भस्म क्या हुआ, NaOH हो गया, NaOH। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, हम लोग जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड नमक होता है, अब H2O बनेगा, तो ये साल्ट होगा, क्या हो गया, साल्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए आपके मन में कि सर हम कैसे जाने कि ये जो है भस्म है, ये जो है अम्ल है। तो जब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है अम्ल भस्म क्षार, उसके अंतर्गत बताएंगे कि क्या है, लेकिन मोटा मोटी जान लीजिए जब प्लस साइन के साथ कोई आएगा तो एसिड होगा, और OH माइनस साइन के साथ आएगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि एसिड में हमेशा प्लस साइन आता है, जबकि OH जहाँ भी हो वहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब वो बेस है, मतलब भस्म है। तो वही चीज़ है, जब अब इसको और चीज़ से जानना चाहेंगे तो देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल दिया जाए, KCl प्लस H2SO4, तो कैसे होगा, देखिए तो K2SO4 प्लस HCl हो जाएगा। तो ये चीज़ भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जब पोटेशियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक इतना चीज़। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आज टोटल 10 रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, प्रकाश के अंतर्गत कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया हो, जैसे आप जानेंगे प्रकाश संश्लेषण, आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो HCl बनता है। क्या बनता है, HCl बनता है, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये किसके उपस्थिति में हुआ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में। वही जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो आपको ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर बनता है। तो ये चीज़ आपके पूछता है एग्जाम में। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 आपको याद रखना है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसे भी क्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये चीज़ मोटा मोटी क्लियर हो गई। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है ये, देखिए ऑक्सीकरण। इसमें हमेशा लोग कन्फ्यूजन में रहते कि ऑक्सीकरण भाई होता क्या है, ऑक्सीकरण को पहचाने कैसे, ऑक्सीकरण अबकरण ऐसा सेक्टर है ना, इसमें हमेशा बच्चा कंफ्यूज हो, बच्चा क्या मास्टर कंफ्यूज। हम लोग खुद पढ़ाई कर रहे थे तो ये इसमें हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता था कि ऑक्सीकरण किसे कहते, अबकरण किसे कहते, ऑक्सीकारक किसे कहते। तो हम मोटा मोटी ऐसा बताने का प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीकरण कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन का बात किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो। अगर हाइड्रोजन का निष्कासन नहीं भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफिनीशन को बड़ा बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। जिसमें ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन हो, हाइड्रोजन क्या हो, निष्कासन, हाइड्रोजन निकले, इसीलिए उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाहें तो C के साथ O2 करेंगे तो ये CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। कहने का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। अब Fe को O2 के साथ करेंगे तो FeO फेरस ऑक्साइड बनेगा। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट। हम फिलहाल ऑक्सीकरण के अंतर्गत सिर्फ ऑक्सीजन पर फोकस करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं देखेंगे। आइए नेक्स्ट ये है अबकरण। ऑक्सीकरण हो गया, अबकरण हो गया, तो जस्ट लाइक उसका उल्टा होता है। तो अबकरण भाई क्या होता है, तो
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता था, हाइड्रोजन का निष्कासन होता, लेकिन अवकरण के अंतर्गत हाइड्रोजन का संयोग होगा, कहने को हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन जो होगा रिलीज होगा, कहने को निष्कासन होगा। तो इससे आइए देखते वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने के बाद H2 को Cl2 के साथ करेंगे तो HCl बनेगा। HCl मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन किस में जुट रहा है, क्लोरीन में जुट रहा है। अब अगर Cu को प्लस H2O करेंगे तो क्या बने, Cu प्लस H2O वाटर बनेगा, कॉपर प्लस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल है नहीं, रोल। इसीलिए कहा गया कि ऑक्सीकरण में से ऑक्सीजन का संयोग होगा जबकि हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। वही अपकरण की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपका, ये 10 रिएक्शन है, 10 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 के 10 रिएक्शन, ये 10 के 10 रिएक्शन जो हम आपको अभी बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नोट्स के तौर पर आपसे पूछता है विथ एग्जाम्पल के साथ पूछता है। कोई पूछे नहीं पूछे, लेकिन ऑक्सीकरण और अपकरण से तो 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, चाहे 2 नंबरी में पूछ दे, हमेशा पूछता है। तो इसको अच्छे से आपको रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना है। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको प्रॉपर PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, वहाँ से ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉपर PDF नोट्स, एकदम हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। क्योंकि देखिए हमको जहाँ तक लगता है बच्चा जो प्रीफर करता है ना, हैंड रिटन नोट्स अगर हो ना तो उसको अगर मानिए हम हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं तो अपने सूझबूझ से अच्छे तरीके से बेटर देने का प्रयास करेंगे और सीधे PDF बना देंगे तो कहीं से उठा के कहीं से कॉपी करके डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, हैंड रिटन नोट प्रॉपर तरीके से आपको मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। अगर बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो इसी को निकाल कर अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये काफ़ी अच्छे से आपका प्रिपरेशन कराया जा रहा है यूट्यूब पर। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।